ठीक है, करें स्टार्ट। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। बहुत कम प्रश्न बनते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र से। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली जो टॉपिक हम छोड़ देते हैं क्या सोच के कि पेपर नहीं आ रहा है, आजकल उसी से क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। अगर आपने अभी यूजीसी नेट का भी पेपर देखा होगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो आप जहां से कभी पूछते ही नहीं थे वो। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। कैसी सीमा होती है? जैसे दो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे लेता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, एमपीपीएससी में 4-4 5-5 साल में वैकेंसी आती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जैसे पहले 2017-18 में पेपर हुआ, फिर 2022 में हुआ, 2024 में हुआ। तो सुनो, 2017 का पेपर देखो, बहुत सिंपल पेपर आया था क्योंकि बहुत टाइम बाद हुआ। फिर 2022 में और थोड़ा टफ आया, और 2024 में जो बचा खुचा था वो आ गया। अब जो पेपर आता ना तो ऐसा अजीब सा पेपर आएगा ना बन के, तो आपको क्या पूछ लिया उसने। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पूछने को बहुत कम बचता है। शुरू शुरू में बहुत सिंपल पेपर आता है। इसी प्रकार से जैसे एमपी के अंदर देखोगे आप, पहले सिंपल सा मध्य प्रदेश में नदियों के उद्गम स्थल आते थे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा और अंदर जाने लगा वो, फिर पूछने लगा मध्य प्रदेश की नदी की लंबाई बता दो, उसकी थोड़ी बहुत जलप्रपात बता दो, उसकी नदी घाटी परियोजना बता दो। आजकल तो अब तो ये पूछने लगा कि नर्मदा नदी की बाई नदी कौन है, दाई नदी कौन है। क्यों पूछने लगा? क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं नर्मदा के अलावा पूछने के लिए। उसको ये नहीं पता कि और भी नदी है मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ गई? तो किसी भी चीज को पढ़ना है तो आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बेहतर करना है और एपी बनना है। तो मेरी ये सलाह है आप लोगों के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे सारी चीज देखेंगे, पर आपको रिसर्च थोड़ी करना पड़ेगी, तभी आप बेस्ट नंबर ला पाओगे। क्योंकि देखना, आप पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के हर साल कुछ ना कुछ 2-5, आप खुद सोचो, 40 क्वेश्चन मान लो सिंपल आए, 10 क्वेश्चन भी टफ आए और वो नहीं बना पाए तो आप बाहर हो। क्योंकि बेसिक सिंपल सब बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? हम उन्हीं चीज के लिए आए हैं जो दूसरों से नहीं बने वो हमसे बने, बस इतने से के लिए आए हैं, ठीक है। बात याद रहेगी। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां। मैंने सारे कंसेप्ट जो थे सारे इसीलिए बताए थे क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है वो, ताकि हमसे बने, ठीक है। तो जैसे नदियों को पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले आपको याद करना है कि यहाँ पर एक नदी है जिसको बोलते हैं हम चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। और चंबल नदी ऐसे बह रही है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी। तो यमुना नदी, क्योंकि ये किस में जाके मिल रही है? यमुना। और यमुना किस में जाके मिल रही है? गंगा में। इसीलिए हमने पढ़ा था गंगा यमुना अपवाह तंत्र। बात समझ में आ गई? बात याद रहेगी। अब देखो, किसी भी नदी को पढ़ना है, मैं एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसी अनुसार सारी नदियों को पढ़ना। जैसे कोई नदी पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि उसको अन्य नाम और क्या क्या है, ठीक है। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है ना, तो घर का नाम अलग है, वो कहीं मामा के यहाँ जाता है तो उसका कुछ और नाम है, स्कूल में जाता है तो कुछ और नाम है, कोचिंग में कुछ और नाम है। ये सब हमें पता होना चाहिए। पता चले उसका दोस्त कुछ बोले चिंटू पिंटू कहाँ है तो हमें नहीं पता कहाँ है, बच्चा हमारा है। इसी प्रकार से नदी का भी याद रखना है आपको कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। बात याद रहेगी। और अन्य नाम तो ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा पूछता है कि प्राचीन समय में किसको हम क्या कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊं चंबल नदी है, तो चंबल नदी को ये नहीं पूछेगा चंबल नदी, क्योंकि ये तो पता है आपको क्या है, उसको पूछेगा प्राचीन नाम बताओ। बात समझ आ गई? तो चरमावती, धर्मावती, ये सब नाम है उसके। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराण है, हमारे जो ग्रंथ है, उसमें उसका नाम क्या था, ठीक है। वो ये देखना चाहता है कि क्या आपने पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहली बात हो गई। हाँ, पढ़ना नहीं है पर बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अन्य नाम, बात समझ में आ गई कि किसी नदी का क्या अन्य नाम है, हम सब देखेंगे किस नदी के क्या अन्य नाम है। फिर कुछ विशेष नाम देखेंगे। जैसे चंबल नदी है, इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी नदी की सबसे बड़ी नदी है। तो जब कोई नदी किसी क्षेत्र की बहुत प्रमुख नदी होती है तो उसको जीवन रेखा लेकर कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न एमपी। लाइफ लाइन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है उसका। जैसे आपकी भी कोई ना कोई लाइफ लाइन होगी, होगी ना, सबकी अपनी लाइफ लाइन होती है। बस बहुत सारे कुछ और बना लेते लाइफ लाइन, और 2-3 एक्स्ट्रा, ठीक है। ये अन्य नाम आ गए। तो अन्य नाम के बाद क्या पढ़ना है आपका? विशेष, कुछ स्पेशल नाम पढ़ना है, विशेष नाम। बात समझ आ गई? और ये विशेष नाम मिला उसके कर्म से, उसको किससे मिला है? उसके कर्म। जैसे आप कुछ लोग काम करते हैं, जैसे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री को हम विकास पुरुष कहते हैं, है ना, तो कुछ करा होगा तो इसलिए उपाधि मिल गई उनको। बात समझ आ गई? तो आपसे ये नहीं पूछेगा वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का नाम बताओ। बात समझ आ गई? उपनाम बताओ। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, क्यों बनते हैं पता चल गया। बड़ा पूछने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसी चीज जो हमारे कान को प्रिय होती है वो पूछी जाती है एग्जाम में।
फिर देखो आपको ये पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। क्या बोलते हैं उसको, कि कहाँ से निकल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो नदी शुरुआत ही नहीं हुई उसकी। ठीक है, फिर कहाँ जाके मिल रही हो उसको बोलते हैं समापन। क्या याद करना है, तो एक तो उद्गम स्थल, फिर क्या याद करना है, समापन। अब देखो एक बात याद रखो, जब नदी निकली हो जहां पे भी आके मिली तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, पर देखो बहुत कम चांस होते हैं कि किसी नदी की आपसे लंबाई पूछ ले। मध्य प्रदेश के अंदर 205 नदियां हैं, किसकी लंबाई याद करोगे, खुद की लंबाई घट जाएगी। तो कुछ कुछ नदियों की ही लंबाई याद करना, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, इसी को बोलते हैं आपका विवेक इस्तेमाल करो। ठीक है, दो तीन नदी मध्य प्रदेश की जिनकी लंबाई हम याद करेंगे, बाकी किसी नदी की लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि लंबाई को याद करने से अच्छा है उसका क्रम याद कर लो 5 नदियों का, कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, इतना याद कर लो कि आपको प्रश्न बन जाएगा, बस एग्जाम में आएगा और इसी प्रकार से प्रश्न आएगा एग्जाम में और बना लोगे आप। आजकल ट्रेंड यही है, आपने देखा होगा किसी भी चीज को पूछता है कालानुक्रम में जमा दो, समय के अनुसार जमा दो, आजकल पूछता है बड़ा छोटा जमा दो, छोटा बड़ा जमा दो। एक फैक्टर ना पूछ के वो 4-5 फैक्ट को मिक्स करके पूछने लगा आजकल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको लॉजिक। तो लंबाई भी पूछेगा, किसी किसी की लंबाई याद कर लेंगे। अब देखो एक नदी जब निकलती है तो उसके किनारे बहुत सारे शहर होते हैं, तो कुछ फेमस शहर जो होगा इस नदी के किनारे होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि कोई शहर आज तो बना नहीं, बहुत टाइम पहले से बना होगा। और पुराने टाइम में आप खुद देखो कि अगर आप ही होते और मतलब इंसान ही होते, कुछ और ना होते, आप मुझे बताओ आप कहाँ पे बसते। मान लो इधर रेगिस्तान है, इधर रेगिस्तान और एक नदी है, कहाँ बसते आप, नदी किनारे बसते। इसीलिए तो नदी घाटी को हम सभ्यता का पालना कहते हैं। पालना मतलब झूला होता है ना, बच्चों को झुलाते हैं, उसको पालना कहते हैं। तो सभ्यता मतलब कोई भी सिविलाइजेशन होता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा नहीं मिलेगा कि राजस्थान के मरुस्थल में थी वो सिंधु घाटी के किनारे बसी थी। क्यों बसी थी, क्योंकि उसको एक तो सबसे जरूरी था पानी। ठीक है, पहले कुएं नहीं थे, नहीं तो दिमाग लगाओ सब कुएं खोद लेते, पहले नदी ही थी। इंसान के पास इतना दिमाग नहीं था कि अंदर पानी निकलेगा। बात समझ गई, तो नदी के किनारे पानी मिलता है। दूसरा देखो कहीं से भी जाना होता है तो इसी नदी से चला जाता था बड़ा आसानी से, नाव डाली चले, क्योंकि सबसे सरल तरीका है पानी में से चलना, पानी के अंदर जाना, सबसे कम प्रयास में चले जाते हो आप। बाकी दूसरी चीज के लिए बहुत मेहनत लगती है। बात समझ गई, क्योंकि रोड वोड तो अब बने। बात समझ आ गई दूसरी चीज। और दूसरा क्या होता है, ट्रेड व्रेड कर लेते थे, सब चीज हो जाती है, यही पानी इधर खेती किसानी सब कर लेते थे। ठीक है, तो कोई प्रसिद्ध शहर होगा, जैसे आपने देखा होगा कि शिप्रा नदी है, इसके किनारे देखोगे आप उज्जैन मिलेगा आपको। ठीक है, बात समझ। और आपको देखा होगा उज्जैन कितना प्राचीन नगर है। बात समझे, आज वर्तमान में तो देखो आप टेक्नोलॉजी आ गई है। जब टेक्नोलॉजी आई ना, तो टेक्नोलॉजी ने पर्यावरण को ही चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी से पहले मनुष्य पर्यावरण के ऊपर निर्भर था, मतलब पर्यावरण हावी था उसके ऊपर, पर्यावरण कंट्रोल करता था उसको, आप क्या करोगे वो पर्यावरण डिसाइड करता था। पर आज टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई मतलब हम पर्यावरण को चेंज कर देते हैं। बात समझने की, जैसे अभी हमारे पास रहने के लिए, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए तापमान नहीं है, पर हमने एसी लगा ली, पढ़ो कितनी भी गर्मी। बात समझ आ गई, तो हमने पर्यावरण में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम पर्यावरण में बहुत कम निर्भर है। ठीक है, पता चले किसी दिन हम लिफ्ट कर गए मंगल ग्रह पे, वहीं बस्ती बसा ली हमने, है ना, पता है ना आपको, ऐसा चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, भेजना किसी को, बात याद रहेगी, लॉजिक याद रहेगा। तो हमें क्या देखना है, कौन सा शहर है। फिर देखो कुछ नदियां होती है, तो जब कोई नदी एक चट्टान से निकल के एकदम नीचे गिरती है उसको जल प्रपात कहते हैं। तो किसी किसी नदी पे जल प्रपात भी होंगे, वाटरफॉल भी होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं पे क्या डेवलप होता है, पर्यटन। ठीक है, तो कुछ कुछ नदी के मतलब नदियों के ऊपर बहुत सारे जलप्रपात होते हैं, पर जो कुछ होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, तो एक जलप्रपात बनेंगे। अब क्या करा इंसान ने कि इसी नदी के ऊपर एक बांध बना दिया। क्या बना दिया, क्योंकि पानी क्या होगा, यहां से जाएगा सीधा बह जाएगा, तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इसके मार्ग में क्या बना देते हैं, बांध, डैम बना देते हैं। बात समझेगा, जिसके पानी को रोक देते हैं। तो ये डैम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा डैम किस नदी के ऊपर बना है, इससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तो आएगा कौन सा डैम किस नदी पे बना है और कहां पर स्थित है, ये दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बात समझ गई। और कुछ कुछ नदी के घाट पड़ेंगे जो बहुत फेमस घाट होगा, जैसे आपने सुना होगा राम घाट। ठीक है, सौभाग्य हो कभी अपनी अस्थियां वहीं विसर्जित हो। ठीक है, राम घाट हो गया, इस टाइप से रहेगा। फिर राजघाट है, सेठानी घाट है, सब बहुत सारे घाट है। तो बहुत फेमस फेमस घाट देखेंगे, जैसे महेश्वर एक घाट है। बात समझ गई, सब पर्यटन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ नदी के किनारे। इससे ज्यादा नदी के अंदर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो सबसे पहली नदी कौन देख रहे हैं हम, चंबल। ठीक है, अब चंबल नदी के बहुत सारे अन्य नाम में देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम पहले इसका उद्गम देख लेते हैं। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए। हाँ, चंबल संभाग ऊपर है तो नदी इधर की होगी।
कैसी बातें कर, तो नदी तो यहीं से निकलेगी। हाँ, नहीं तो जाओ पर रही है हाँ। नाम तो ये तो इधर पड़ ऐसा तो सुनो बात, चंबल संभाग के, अब इधर तो देखो उज्जैन इंदौर से निकल के सीधी चली गई, पर सबसे ज्यादा योगदान तो यहाँ दे रही है वो भिंड मुरैना। टोटली एग्री। हाँ, वहां से निकल गई तो मुझे लॉजिकली बड़ा क्लियर था कि चंबल से इधर से निकल रही है तो निकलने से थोड़ी संभाग बना दे रही, जहाँ पे वो अपना योगदान सबसे ज्यादा दे रही। अब देखो नर्मदा संभाग तो यहाँ है, नर्मदा हरदा में, निकल तो अमरकंटक से रही। देखो ना लॉजिक कहाँ फिट हो रहा है। तो ये वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। नहीं तो चंबल संभाग इसलिए बना ना क्योंकि फेमस है ना चंबल घाटी के लिए। उसी के बाद उसका नाम। हाँ, चंबल घाटी के लिए फेमस है ना वो। भाई चंबल नदी क्यों फेमस है? अपने भेड़ों के लिए, अपने रिवाइंस के लिए फेमस है। उस कहाँ पे प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? ये वाला भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, इसीलिए चंबल क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए चंबल संभाग बना दिया। हाँ, संभाग तो अभी बने मैडम, नदी तो बहुत पुरानी है। चलो ठीक है, बात समझ आ गई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल नदी कहाँ से निकल रही है। तो देखो चंबल नदी निकलती है इंदौर की एक तहसील है महू। क्या है? महू। और महू तहसील के अंदर भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाओ। और जाना पाओ के अंदर भी पूछ लेके कहाँ से निकलती है, जिसकी एक चोटी है वांगसू पॉइंट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो वांगसू पॉइंट बात याद रहेगी। अब इससे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, वांगचू पॉइंट। ठीक है, वो पूछ लेगा तो फिर मैंने बोला ना, वो जो अपनी वाली पे आ जाएगा फिर जवाब नहीं दे पाओगे आप, फिर तुरंत बाहर आना पीछे। वांगचू पॉइंट, ठीक है। कहाँ है ये? जाना पाओ। मैडम वो अगर अपने वाली पे आ जाएगा ना तो आप अपना नाम भी नहीं बता पाओगे। जब वो आ जाता है वो सोच लेता है कि आप उत्तर ना दे पाओ, ऐसा होता है इंटरव्यू कभी कभी, ईगो पे आ जाता है ना, तो फिर आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे ठीक से मैं कौन। तो ये तो दूर की बात है चंबल वाली। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कौन से पुराण में, फिर ढूंढते फिरो पुराणों को। जाना पाओ पहाड़ी। ठीक है, तो याद रहेगा वांगचू पॉइंट, जाना पाओ पहाड़ी, मऊ तहसील इंदौर, यहां से इसका उद्गम हुआ। अब देखो इंदौर आ गया, इधर धार आ गया, उज्जैन आ गया, इसे बहती बहती ये चली जाएगी, फिर इधर मंदसौर, नीमच, फिर ऊपर कहाँ, ये राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाएगा, फिर कहाँ पे आ जाएगा ये श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर जाके मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कौन सी नदी? यमुना। तो दो चीज याद करना है, एक तो किस नदी में जाके मिल रही थी, यमुना नदी, पर किस जगह पे जाके मिल रही थी, वो जगह का नाम है ईटा नगर या इटावा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो इटावा याद कर लेना, बाकी सब तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब जैसे इसकी लंबाई पूछे कितनी लंबाई थी, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 963 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे 965 से याद रखना। फिर देखो इस नदी के ऊपर आपको याद करना है कि इसी नदी पर, इसी चंबल नदी के ऊपर हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, कौन सी? जल विद्युत, जल से विद्युत बनाएंगे हम। जबकि मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है? पगारा बांध। वो कौन कहाँ पे? मुरैना के अंदर। ये अंग्रेजों ने बनाया था, ये हमने बनाया है। ठीक है, जल विद्युत के लिए बनाया। वो बांध था, बांध में सिर्फ पानी रोका। क्या? पगारा बांध। मध्य प्रदेश का पहला अगर बांध पूछे तो वो कौन सा है? पगारा बांध, वो मुरैना में। ठीक है, बांध है मतलब सिर्फ पानी रोका हमने, अंग्रेजों के समय की बात है। पर ये वाला बांध हमने कैसा बनाया है? जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर पाए। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, डैम है, बहुत सारे काम करेंगे। जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जब डैम बनता है तो उससे हम जल विद्युत का भी प्रोडक्शन करते हैं, उससे हम मत्स्य पालन भी करते हैं, उससे हम कृषि भी करते हैं, उससे हम पशुपालन भी करते हैं, बहुत सारा। इसीलिए तो बोला उसको बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तीन, जिस घाटी में होगी उसको बोलेंगे नदी घाटी परियोजना। तो सब एक बांध कौन सा बनाया हमने? मंदसौर के अंदर, इसका नाम है गांधी सागर बांध। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बांध है? ठीक है, याद रहेगा, गांधी सागर बांध। अब अगर आपसे पूछ ले कहां पर है, तो ये मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा। पीछे बताएगी मैडम, ये भानपुरा क्यों फेमस है? हाँ पढ़ा था हमने, भांग नहीं भान, भान भान भानु वाला, भानपुरा मंदसौर के अंदर पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद करो। चलो याद करते रहना। अब आगे आओ, ये मंदसौर हो गया मध्य प्रदेश में। इसके आगे राजस्थान में यहाँ पे एक जगह है चित्तौड़गढ़, आपने सुना होगा। इसी में एक जगह है रावत भाटा। यहाँ पे आपने राजस्थान के अंदर एक हमने परमाणु संयंत्र भी लगा रहे, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है, जैसे बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो ये रावत भाटा है। तो रावत भाटा में एक बांध है जिसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। हाँ, राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर आपसे यही पूछ लेगा कि किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान, रावत भाटा।
ठीक है। इसके जस्ट थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे आपको कोटा दिखेगा, तो कोटा में एक बांध है जिसका नाम है जवार सागर बांध। तो जवार सागर बांध कहाँ पर है? कोटा। ठीक है। तो चंबल नदी घाटी के ऊपर कितने बांध बनाए हमने? 3। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बांध कहाँ पर है ये स्थिति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? गांधी सागर बांध। ठीक है, तो सुनो बात, ये मध्य प्रदेश का पहला क्या है? जल विद्युत बांध। प्रश्न को समझना, पहला बांध पूछेगा तो पगारा बांध। ठीक है, तो पहला जल विद्युत बांध, जल बना रहे इसका, तो कौन सा है? गांधी सागर बांध। फिर अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना, एक घाटी के अंदर हमने एक परियोजना प्रोजेक्ट चलाया, रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन है? चंबल नदी घाटी परियोजना। उसके ऊपर पहला बांध कौन सा बनाया? तो गांधी सागर। बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आएगा? प्रश्न को उत्तर दे पाओगे आप क्लियरली? ठीक है। हाँ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है मैडम। ठीक है, पर पहला जल विद्युत बांध पूछ ले तो समझ जाना, ये बात याद रहेगी। अब देखो, इधर ही भिंड मुरैना श्योपुर साइड में ही आपको सबसे ज्यादा है चंबल नदी क्या करती है? गड्ढों का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पे बहेगी तो बहुत ज्यादा स्लोप है, और ये वाला क्षेत्र आप देखोगे तो रेगिस्तान से लगा लगा क्षेत्र है। और आप खुद देखो, मान लो एक रेत लेना आप, और उसमें एक बाल्टी पानी भेना, देखो सारी रेत पानी के साथ भेजाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? पर मिट्टी होगी तो सोख लेगी, पर रेगिस्तान वाली चीज है, मिट्टी है। इसीलिए बोलते हैं कि जो यमुना नदी और चंबल नदी के बीच का जो मैदान, इसको बोलते हैं लश्कर का मैदान। ठीक है, बात याद रही? तो यहाँ पर ही क्या करती है? सबसे ज्यादा गड्ढों का निर्माण, घेरे घेरे गड्ढों का निर्माण, क्योंकि खोद खोद आपको बताएं यहाँ पर 300 मीटर घेरे गड्ढे। सोच सकते हो आप, 300 मीटर का मतलब देखो आप, 10 फीट ये बिल्डिंग, 40-50 फीट ऊंची बिल्डिंग है, अपने को ऊपर से देखना छत से इसको कैसे लगेगी। ठीक है, अब 300 मीटर नीचे है, मतलब 900 फीट, लगभग 1000 फीट गहरा। ठीक है, तो चंबल नदी सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? अवनाली का अपर्दन, इसको बोलते गली इरोजन। तो सबसे ज्यादा प्रश्न चंबल नदी से यही बनता है कि कौन सी नदी गली इरोजन करती है? चंबल नदी। बस, फेमस है किसके लिए? फेमस है तो अपने भेड़ों के लिए फेमस है। और कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो भिंड मुरैना श्योपुर, उसमें भी सबसे ज्यादा पूछे तो मुरैना, बीच वाला। बात याद रहेगी? और यहीं पर मुरैना के अंदर ही देखो, बहुत ज्यादा घेरे घेरे गड्ढे हैं, तो बढ़िया आराम से रहेंगे मगरमच्छ। तो मगरमच्छों के संरक्षण के लिए हमने एक केंद्र बना रखा है, जिसको क्या बोलते हैं? घड़ियाल संरक्षण केंद्र। कहां पर है? मुरैना। मुरैना के अंदर भी एक जगह है देवरी। कौन सी जगह है? देवरी। बात याद रहेगी? और ये कहां पे जाके मिल गई? इटावा। अब देखो, इसकी काम की चीज आप याद रखना, जैसे चंबल नदी अगर आपसे मैं पूछूं कहां से निकलती है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है कि कहां से, क्योंकि यहीं से तो एक नदी निकल रही, शिप्रा। अब देखो सुनना बात, चंबल नदी को देखो आपको सिर्फ याद करना है। ठीक है, हम किसी की कोई भावना आहत नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा याद करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा बना लो कि चंबल है चप्पल। क्या है? क्या है? चप्पल। चप्पल कहाँ पे रहोगे? सर में कि पाँव में? पैर नहीं बोलना है, पाँव। पाँव से जाना पाँव। बात याद रहेगी? ठीक है, अब देखो चप्पल के ऊपर ही गिर गई ईंट, गिरती ही नहीं गिरती? कभी गिराई है ईंट? अरे गिर जाती, ईंट का काम करोगे जब गिरेगी। चप्पल के ऊपर ही क्या गिर गई है? ईंट। तो ईंट से इटावा। याद रहेगा कहां से निकल रही हो, कहां पे जाके मिल रही, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश में 3-4 नाम आएंगे अभी आगे, कहां पे जाके मिल रही है पता नहीं चल पाएगा आपको। तो याद रहेगा चप्पल से, बस चप्पल के ऊपर ईंट गिर रही है। ईटानगर, तो इटावा याद रखना, इटावा जिला है। ठीक है, बात याद रहेगी? कोई दिक्कत को समस्या? इसके बहुत सारे अन्य नाम है, देखो चंबल से चरमावती, धर्मावती, रति देव की कीर्ति, आगे सब पढ़ेंगे। फिर देखो, पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश की क्या बोल रहे हैं हम? इसको गंगा, गंगा और जीवन रेखा दोनों बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का भारत के अंदर जो महत्व है, उसका महत्व यहाँ पे दो नाम दे देंगे, तो गंगा और एक जीवन रेखा। एक और चीज याद करना है, क्योंकि यहीं से निकली शिप्रा नदी, तो मालवा की कोई गंगा पूछ ले तो शिप्रा है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो पता चले उल्टा कर दिया। मालवा की गंगा कौन है? शिप्रा, या मालवा की जीवन रेखा शिप्रा। बात समझ आ गई? तो चंबल, हाँ, क्योंकि पश्चिमी से बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? इसके पास से चंबल नदी, इसके पास से कौन सी नदी निकल रही है? शिप्रा। ठीक है, शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिप्रा नदी निकलती काकरी बर्डी, ये याद रखना है। और काकरी बर्डी के अंदर भी एक जगह रखना, बाणेश्वर कुंड, एक जगह है बाणेश्वर कुंड। अब देखो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, कहाँ पे कैसी निकलनी है, तो आपको ऐसा याद करना, देखो इसी शिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन, और उज्जैन के अंदर ही तो महाकालेश्वर, ईश्वर, ईश्वर से याद कर लेना, बड़ेश्वर, बड़ेश्वर, हाँ बड़ेश्वर कुंड। ठीक है, लॉजिक याद है? महाकाल को हम पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, शिव सबसे बड़े भगवान। तो
याद रहेगा आपको, लॉजिक याद रहेगा कि शिप्रा नदी कहाँ से निकल रही है अगर मान लो डिटेल में आया, और क्या याद रखना, ककड़ी बर्डी। ठीक है, बात याद रहेगी, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दो नाम याद करना, और ये भी इंदौर जिले की मऊ तहसील से ही निकलती है। मैं लंबाई इसलिए याद नहीं करा रहा आपको, क्योंकि लंबाई के चक्कर में आप पढ़ोगे ना, फिर मैं उन्हें बोला आपका जीवन वैसे क्षणमय हो जाएगा, क्योंकि डाटा वैसे याद नहीं रख पाओ। अब तो सिर्फ बाद में बताऊंगा कौन सा कैसे याद करना है, याद रहेगा। और कहाँ पे जाके मिल जाएगी ये, तो चंबल नदी में। चंबल नदी में कहाँ पे मिल जाएगी, कोटा में। कोटा राजस्थान के अंदर जाके मिल जाएगी। ठीक है, बात याद रहेगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चंबल नदी उज्जैन महाकालेश्वर किस नदी के तट पर है, तो शिप्रा नदी के तट पर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है, क्योंकि 2028 में क्या आने वाला है, सिंहस्थ कुंभ का मेला। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या आपको, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसी शिप्रा नदी के किनारे बहुत सारे घाट मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा राम घाट। ठीक है, और घाट को आगे हम पढ़ेंगे, नरसी घाट, गऊ घाट, ऐसे बहुत सारे घाट मिलेंगे। इसी चंबल नदी को हमने, क्योंकि चंबल नदी पता है बहुत कम पानी इसके अंदर, और गर्मी के अंदर तो वैसे सूख जाती है, तो सिंहस्थ कुंभ के मेले का सफल संचालन करने के लिए, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ का मेला कब था, 2016 के अंदर, तो हमने क्या करा, 2016 में जो सिंहस्थ कुंभ का मेला है उसके संचालन के लिए हमने क्या करा था कि नर्मदा और शिप्रा को जोड़ दिया था। तो ये मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, जिसको नाम ही दे दिया नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ कुंभ लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश की। जबकि भारत की पहली पूछोगे तो वो है बेतवा केन बेतवा लिंक परियोजना, वो भी मध्य प्रदेश में ही। कंफ्यूज नहीं होना, वो भारत की पहली है, मध्य प्रदेश की पहली, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है इसको। बात याद रहेगी। अभी तो बहुत सारी योजना आ गई, बाद में पढ़ेंगे लिंक परियोजना, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो देखो सिंहस्थ कुंभ का मेला कब लगा था, 2016 में। अगला कब लगेगा, 28, 12 साल बाद लगा लोगे। हो सकता है कि ऐसा एक प्रश्न, हाँ पता भी होना चाहिए कब आने वाला है। ठीक है, चलो इधर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत को समस्या। और भी इसकी बहुत सारी सहायक नदी है। इसी चंबल नदी की सहायक नदी में आप देखोगे, देखिए काली सिंध नदी, कौन सी नदी है, काली सिंध है। सिंध बहुत सारी, एक सिंधु है, एक सिंध है, एक काली सिंध है। ठीक है, अब देखो ये काली सिंध नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है देवास, और देवास में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है, बताओ, हाँ बागेली गांव। ठीक है, ये याद रख लेना, बागली ना बोल के बागली बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बागली गांव से निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है, काली सिंध। कहाँ पे जाके मिल रही है, चंबल नदी। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको पार्वती नदी। कौन सी नदी मिलेगी, पार्वती। और पार्वती नदी निकलती है सीहोर में, एक तहसील है आष्टा। इतना ही याद कर लें, इसके अंदर किससे कहाँ से निकले इतना ज्यादा भी नहीं पूछेगा। पार्वती नदी, ठीक है, कहाँ से निकल रही है, सीहोर। सीहोर की एक तहसील है आष्टा, आष्टा नदी से निकल के किसमें मिल जा रही है, चंबल नदी में। हो सकता है ऑप्शन में यही बोल दे आपसे कि कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बात याद रहेगी। और भी चंबल नदी की सहायक नदी इधर देखोगे, एक शिवना नदी है। कौन सी नदी है, शिवना। और इसी शिवना नदी के किनारे बसा है मंदसौर, और मंदसौर के अंदर ही है पशुपतिनाथ मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, पूछा गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा है, लोग लगा देते चंबल। ठीक है, बात याद रहेगी, तो पशुपतिनाथ। ठीक है, बात याद रहेगी, तो शिव नदी। इसी प्रकार से एक और नदी निकल रही है इधर से ही, राजस्थान से, बनास नदी। कौन सी नदी निकल रही है, बनास। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो लूनी नदी भी उधर, पर ये राजस्थान। ये चंबल की सबसे बड़ी नदी कौन है, बनास। ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को। ऐसी और भी नदी, यहाँ पे शिव नदी निकलेगी, है ना, कूनो नदी, ये सब नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। कोई दिक्कत को समझ, हाँ नाम थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, बात याद रहेगी। ठीक, इधर देखो, ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को कंफ्यूजन। फिर देखो इसके ऊपर आपको एक जलप्रपात याद करना है। वैसे तो चंबल नदी के ऊपर बहुत सारे जलप्रपात है, जैसे आपने सुना होगा झाड़ी दहा, शीतला माता, ऐसे बहुत सारी जगह मिलेगी। ठीक है, तीनचा फाल, इसकी सहायक नदियों के पहाड़ी जलप्रपात है, तीनचा फाल, मोह देवी, इस तरह है ना, मोहद, इस तरह बहुत सारे जलप्रपात। पर सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर, कोटा में। ठीक है, और राजस्थान का भी सबसे बड़ा जलप्रपात कौन से, चूलिया जलप्रपात। दो फैक्ट याद रहेगा आपको कि चूलिया जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, हाँ तो चंबल। चा से याद कर लेना। ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आएगी सिंध नदी। कौन सी नदी आएगी, तो यहाँ पे, हाँ जब से यही बता रहा हूँ, नहीं नहीं, वो भी इसी से निकलती है ना, ऐसा। अरे इधर क्यों निकलेगी, अलग है। हाँ एमपी से निकलेगी ना। ये क्या है, सिंध। ठीक है, सिंधु मत कर देना, बस सिंधु उधर है।
सिंध नदी कहाँ से निकलती है, इसका एक डाउट बताऊंगा मैं आपको। ये मध्य प्रदेश में एक विदिशा जिला है, ठीक है। मैं रहा हूँ विदिशा, लगता नहीं जिला है, ठीक है, सुनने वाले शिवराज सिंह चौहान। विदिशा जिले में तहसील है जिसका नाम है लटेरी तहसील, कहीं कहीं पे लिखा है लुटेरी लटेरी, ठीक है। और वहीं पे एक और तहसील है जालौन, पहले लिखा होता है जालौन तहसील से निकलती, पर एक्चुअल में याद रखना किनारे है, दोनों की सीमा से निकल रही, इसलिए कहीं कहीं बुकों में जालौन तहसील लिखा है और कहीं कहीं पे लटेरी तहसील, पर वर्तमान में डाटा के अनुसार आप तो याद रखना लटेरी तहसील, ठीक है। बाद में याद भी करेंगे इसको थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से। तो सिंध नदी कहाँ से निकल रही है, विदिशा जिले की लटेरी तहसील से, ठीक है। और ये ऐसे बहकर ऐसे जा रही है, ठीक है। और किस में जाके मिल रही है ये, यमुना नदी, ठीक है, बात समझेंगे। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन, कौन सा जिला है, जालौन, बात याद रहेगी। और इसी सिंध नदी पर ये शिवपुरी के एकदम बीचों बीच से जा रही है, ठीक है। तो इसी शिवपुरी के अंदर एक बांध बना है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है मोहिनी सागर बांध, या इसी का नाम अब बदल के कर दिया अटल सागर बांध, बहुत फेमस है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि मोहिनी सागर बांध किस नदी के ऊपर है, तो सिंध नदी के ऊपर। मोहिनी सागर बांध के अलावा इसी का क्या नाम है, अटल सागर बांध। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले मणिखेड़ा डैम, एक जगह है मणिखेड़ा शिवपुरी के अंदर ही, तो मणिखेड़ा डैम, मोहिनी सागर परियोजना या अटल सागर परियोजना, सब किसके ऊपर है, इसी सिंध नदी के ऊपर है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा याद करा रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, कोई सिंधी विंधी हो तो ऐसा समझ लेना सिंध है। तो आप देखो आपने दिल में, मतलब आप तो ऐसा समझो कि सिंध से ही लोग जो विदेशी आक्रमण करता थे सिंध के किनारे से आए थे, तो वो लुटेरे लोग थे ना, तो लुटेरी, ठीक है। और वो जालिम भी थे, तो लटेरी तहसील और जालौन, बस इतना से याद करना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात याद रहेगी, लॉजिक याद है, ऐसे एक याद करोगे तो ही याद होगा, आप कितना भी पढ़ लो आप दिमाग से स्लिप हो जाएगा, याद रहोगे। ऐसे याद करना कि सिंधु के पार से जो लोग आए थे वो आक्रमण करते, आक्रांता बोलते हैं उनको, आक्रमण करा उन्होंने, तो आक्रमण करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लूट पाट के लिए। तो जालिम होंगे तभी तो लूट पाट करेंगे, अच्छे होते थोड़ी करते। बात है देखे, लुटेरे से लुटेरी लटेरी तहसील और जालिम थे तो जालौन, बस ये दो चीज भी पूछ लो कि याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे है विदिशा, सॉरी रायसेन, विदिशा के नीचे ही रायसेन। तो रायसेन में, रायसेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा, ये बहुत फेमस नदी है बेतवा। तो बेतवा नदी कहाँ से निकल रही है, रायसेन जिले से। और रायसेन जिले का भी एक गांव है जिसका नाम है कुमरा गांव, कहीं कहीं पे कुमरा लिखा है, कहीं पे कुम्हरा लिखा है, ठीक है, कुमरा याद कर लेना आप। तो जो बेतवा नदी वो कहाँ से निकल रही है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। कहाँ से निकल रही है, कहीं कहीं पे कुम्हराहा लिखा है, कहीं पे कुमरा लिखा है, ठीक है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से कौन सी नदी निकल रही है, बेतवा, ठीक है। अब बेतवा नदी और कहाँ पे जाके मिल रही है, तो ये मिल रही है यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। कौन से जिले में, आए बाप दादा यार, ठीक है, अभी दादा दादी भी याद आएंगे, ये हमीरपुर जिला, ठीक है, बात याद रहेगी। अब एक बात सुनना, भारत के अंदर देखोगे अगर आप, तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, बात समझ में आ गई, कौन सी 5वीं सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है बेतवा, कौन है, बेतवा, हाँ, सबसे बड़ी नदी बेतवा, इसीलिए बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, और बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि गंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी होती है। सिंपल अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की गंगा, सब बताऊंगा सारी गंगा, पर अभी समझते बस सुनते जाओ स्टोरी, बात याद रहेगा, अभी खिचड़ी को वापस पकाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं, बेतवा को, बच्चे लगा देते हैं नर्मदा को, क्योंकि गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे, सिंपल सा पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा, तो बेतवा। और इसका एक और कारण है, प्रदूषित नदी है, इसके कारण भी इसको मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं हम, बेत गंगा। अगर आपसे पूछ ले पवित्रता के आधार पर बताओ मध्य प्रदेश की गंगा पवित्र, क्योंकि गंगा नदी तो पवित्र भी तो है, अब गंदी हो गई है, तो पवित्रता के आधार पर पूछे तो जैसे पवित्र चीज आ जाए ना, तो नर्मदा, माँ नर्मदा। और फिर बताया था मैंने, नर्मदा नहीं बोलेंगे कोई, माँ नर्मदा, बात आ गई समझ में। अरे कुछ नहीं देगा ना, तो मैं उन्हें बोला ना बेतवा लगाना है, फिर तो नहीं बात समझ में आई। तो ऑप्शन बेतवा नहीं हो तो फिर नर्मदा लगा देना, नर्मदा ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं लगा देना, नहीं तो फिर नहीं तो फिर छोड़ के आ देना, नेगेटिव मार्किंग है। चलो इधर आ जाओ, बात समझ में आ गई।
चलो इधर, अरे इधर आ जाओ। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत को, ठीक है। अब देखो ये बेतवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र देखोगे तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र अगर आप देखोगे ना बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ऐसे आपको पता है ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, और बुंदेलखंड की इसको जीवन रेखा भी कहते हैं। अरे बहुत कितना सिंपल सा है, लॉजिक देखो ना क्या है, बात समझ आ गई। इसीलिए तो पूछ रहे हैं, यही तो प्रश्न है, बात समझना कि बहुत सिंपल सा है, क्योंकि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड की गंगा, और गंगा मतलब बुंदेलखंड की जीवन रेखा, दोनों नाम पूछ सकता है आपसे। तो अगर कौन आ जाए तो कौन आ जाएगी, बेतवा, बात याद रहेगी। अब इस बेतवा नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी हलाली, यहाँ पर ही है, भोपाल से निकल के इधर आती हलाली, और इसी के ऊपर एक डैम बना रहा है, उसका नाम है हलाली डैम। अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, सॉरी सम्राट अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक की पत्नी यही विदिशा, हाँ सम्राट अशोक की पत्नी यही की थी, विदिशा की, ठीक है, इसीलिए इस हलाली परियोजना का नाम क्या है, सम्राट अशोक परियोजना। हो सकता है आपसे पूछ ले सम्राट अशोक परियोजना कहाँ पे, हलाली परियोजना की। तो आपको पता है सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, बड़े बिल्कुल सही बात बोली, और उसके अंदर 2-3 लाख लोग को मार दिया था, उसी से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, उसी सब हलाल कर दिया था, इसे समझ लेना सम्राट अशोक से, ठीक है, बात है। बाकी उसका रीजन कुछ और है हलाली नदी का, लॉजिक याद रहेगा। फिर देखो आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी बेतवा नदी के ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसी के ऊपर एक परियोजना जिसका नाम है राजघाट परियोजना, और राजघाट परियोजना एक जगह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा ये। राजघाट परियोजना को ही हम क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राजघाट को क्या बोलेंगे, तो सुनो, राजा आएगा तो रानी आएगी, बात समझ गए। तो राजघाट परियोजना को ही क्या बोलता हूं मैं, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, राजघाट परियोजना। और राजघाट परियोजना कहां पर है, बेतवा, और ये मध्य प्रदेश है, और ये कौन है, उत्तर प्रदेश, सीमा है, यही भी है अशोकनगर, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर इसके ही आगे जाओगे तो और भी परियोजना आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि माता टीला बांध, ठीक है, तो माता टीला बांध भी कहाँ जाएगा, ये इसी बेतवा नदी के ऊपर, कोई दिक्कत कोई समस्या। इसी ये बेतवा नदी जब छतरपुर ओरछा से होके बहती है, इसी को ओरछा में सत्य धारा कहते हैं, कि कौन सी धारा कहते हैं, सत्य धारा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बेतवा नदी को ओरछा के अंदर क्या कहते हैं, तो सत्य धारा, ठीक है। और यहीं पर एक घाट है जिसका नाम है कंचन घाट, बाद में देखेंगे सब चीज, पर इतना से याद कर लो आपको, ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर देखो इसकी जस्ट आगे चलेंगे, यहाँ पे मिलेगी आपको केन नदी, कौन मिलेगी, केन नदी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। केन नदी कहाँ से निकलती थी, देखो मैं जैसे नाम बता रहा हूँ, कहाँ से केन, कहाँ से केमूर, और कहाँ से कटनी, केन केमूर कटनी, ऐसे याद करना कंसेप्ट से, क केन केमूर कटनी। केन नदी कहाँ से निकल रही है, कटनी जिले की केमूर पहाड़ियों से, और उसके अंदर भी पूछे भैया साहब और अंदर बताओ, तो जो कटनी है, कटनी की तहसील रीठी तहसील, और रीठी तहसील के अंदर भी बताओ, उसी के अंदर एक गांव है अहिर गांव, ठीक है। अब ये मत बोलना और अंदर जाओ, अब अंदर मत चलना, बहुत अंदर चले गए अब। तो अहिर गांव के जब बाहर आएंगे तो क्या आ जाएगा, रीठी तहसील, और रीठी तहसील जब बाहर आएंगे तो कटनी जिला, जनरली वो जिला ही पूछ लेता है, या केन केमूर कटनी पूछ लेता है, ठीक है। ऐसी श्रेणी दे देगा कि केन नदी कहां से निकले, तो केमूर, तो क केन केमूर कटनी, बात याद रहेगी। अब देखो ये केन नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पन्ना से होकर जा रही है, और हमने जितने भी पढ़े हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब पढ़ा है हमने, तो ये सब कहाँ पर है, केन नदी पर। और केन नदी की भी एक सहायक नदी खद्दर नदी, बहुत छोटी नदी है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसी केन नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है पांडव जलप्रपात, क्या जलप्रपात है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, केन नदी पर। केन नदी पर भी कहाँ पर है, तो पन्ना छतरपुर, बात समझे। इसके आगे थोड़ा और जाओगे तो एक और जलप्रपात मिलेगा, रहाणे या राहने बोलते हैं उसको, ठीक है। राहने जलप्रपात किस नदी पर है, केन नदी पर, बात याद रहेगी। और केन नदी आगे जाके कहाँ पे मिल रही है, यमुना नदी में, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो जो केन नदी यमुना के नदी में जब उत्तर प्रदेश मिलती तो जगह है बांदा, कौन सा जिला है, ये हमीरपुर इधर है, ये बांदा इधर है, इसीलिए बोला था थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने कैसे, आपने कभी अपने जीवन में WWE देखा हो या WWF देखा हो, वर्ल्ड वाइड इंटरटेनमेंट, उसके इसके अंदर एक पहलवान था केन,
ठीक है, मतलब हट्टा कट्टा था वो केन, ऐसे याद करो केन। तो ऐसे याद करो केन बंदा बड़ा अच्छा था, केन, केन नाम से, या केन की जगह कर्ण बना लो, जो अच्छा लगे आपको, कर्ण बना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने कर्ण की स्टोरी भी सुनी होगी है ना, कर्ण से बना लो आप। तो कर्ण क्या था, वीर था, क्या था, वीर, वीर से अहिर या वीर, ठीक है। तो केन केम और कटनी तो याद रहेगा, क से केन से कर्णवती, केन का प्राचीन नाम कर्णवती भी, बात याद रहेगा। तो जैसे कर्ण आया तो वैसे पांडव लोग भी याद आएंगे आपको, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पांडव जल प्रपात भी याद आ जाएगा समझ में। केन बंदा कैसा, कर्ण बंदा कैसा था, बड़ा अच्छा था, तो बंदा से बांधा, ठीक है। ऐसे एक स्टोरी जोड़ लेना, कनेक्ट कर लेना, ताकि दो चार फैक्ट आपको याद रहेंगे तो आपका सब काम बन जाएगा। पन्ना पांडव, पा से पन्ना पांडव याद रहेगा, और केन से कर्ण याद है, पांडव जैसे आए थे वैसे कर्ण को लेके आ जाना, ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या। फिर देखो इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहीं पर आपको सतना आएगा, सतना। अब सतना से अलग होके बन गया है मेहर, क्या बन गया है, मेहर जिला। तो मेहर जिला से निकलती टोंस नदी, और टोंस नदी का ही नाम है तमसा, बात याद रहेगी। तो टोंस नदी कहां से निकल रही है, मेहर से, और ये जाके मिल रही है गंगा में, ये याद रखना है, यमुना मत मिला देना बस, ठीक है। और कहां पे जाके मिल रही है, प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, अब क्या नाम बन गया उसका, प्रयागराज, ठीक है। कोई दिक्कत को समस्या, ठीक है, टोंस बोलो या तमसा नदी, ठीक है। अब ये कहां से निकलती है, तो इसी मेहर जिले के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है, जुलेरी गांव, एक जगह है जुलेरी गांव, ये तमसा कुंड भी कहते हैं, जिस जगह से निकले तमसा कुंड, क्या बोलते हैं उसको, तमसा कुंड, ठीक है। तो या तो तमसा कुंड या उसके अंदर पूछे तो मेहर जिला, मेहर जिले के अंदर भी पूछ ले कभी तो जुलेरी गांव, ठीक है, बाद में आगे देखेंगे हम। और कहां पे जाके मिल रही है, प्रयागराज गंगा नदी में, कोई दिक्कत को समझे। और याद रखना है तमसा नदी को थोड़ा सा आगे बाद में मैं डिटेल बताऊंगा। इसी तमसा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे तो आप एक नदी मिलेगी आपको बीहड़, एक नदी मिलेगी आपको महाना, यहीं पे एक नदी मिलेगी आपको बेलन नदी, और इसी की सहायक नदी मिलेगी आपको ओदा। ये बाद में क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम जलप्रपात पढ़ेंगे तो इसी के ऊपर जलप्रपात मिलेगी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े आपको। और उसका कारण क्या है अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि यहीं पर तो है केमुर पहाड़ी, इसी के कारण पहाड़ी है, वहां से नदियां निकल रही, जलप्रपात बना रही हो, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या। फिर देखो यहाँ पर है अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। अब अमरकंटक का याद रखना है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सड़ोल लगा देते हैं, तो आप ऐसे याद करना, पहले सड़ोल था, सड़ोल से अलग होकर ही बना अनूपपुर, तो अ से अनूपपुर, आ से अमरकंटक, तो अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में। और अमरकंटक के अंदर अनूपपुर में पूछे कहाँ है, तो अनूपपुर की एक तहसील है पुष्पराजगढ़, ज्यादा पूछे तो अनूपपुर जिले की तहसील है पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ के अंदर है अमरकंटक। और ज्यादा अगर पूछे कहां पर है भैया साहब, तो मैकाल पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी है, पढ़ाया है ये, ठीक है, बोल मत देना नहीं पढ़ाया है, मैकाल पर्वत श्रेणी, बात समझ गई। और यहाँ से बहुत सारी नदी निकलती, जैसे एक तो यहाँ पे निकली सोन नदी, कौन सी नदी निकली, कहाँ पे जाके मिल रही है, गंगा में, कहां पर, पटना, पटना में भी एक जगह है दीनापुर, ठीक है, बात याद रहेगी। अभी बाद में देखेंगे आगे, और अमरकंटक याद करो अभी तो, अमरकंटक, ठीक है, बात याद रहेगी, अनूपपुर, ठीक है, कोई दिक्कत को समस्या। अब देखो इसी सोन नदी के पास में इधर निकलती है जोहिला नदी, जो सोन नदी की सहायक नदी, बात समझ गई। और इसी के नीचे से निकलती है देखो नर्मदा नदी, इसका पहले फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, ये थोड़ा सा मिटाऊंगा, लो फटाफट, हो गया, चलो। जब तक खत्म ना होगी ना नदी, कोई बोल मत देना चाहिए हम, नदी, कैसे बोले कैसे जाए हम, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये कौन सी है, नर्मदा, चलो इधर, ये कौन सी नदी है, नर्मदा। तो नर्मदा नदी पे कहां से निकल रही है, अमरकंटक, अमरकंटक में पूछे तो पुष्पराजगढ़ तहसील, अनूपपुर जिला। और ज्यादा पूछे तो मैकाल पर्वत श्रेणी, या लिख देता हूं मैं मैकाल, कौन सी नदी है, कौन सी श्रेणी है यहाँ पे, मैकाल श्रेणी, चलो ये बात याद रहेगी। और देखो यहीं से निकल रही है महानदी, वो कहां पे बह रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत को समस्या। अब देखो ये सोन नदी है ना, सोन नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी, जैसे इधर देखोगे तो कनेर एक, ठीक है, और भी देखो रिहंद है, बनास है, इस तरह से सहायक नदी आपको सोन नदी की सहायक नदी मिलेगी।
ठीक है, बस खाली इतना से याद करना है कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाकर मिल रही है। इसी सोन नदी के ऊपर एक परियोजना है जिसको क्या बोलते हैं हम, बाण सागर परियोजना। क्या है? और ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पास में पड़ता है बाण सागर। ठीक है, शहडोल और सीधी की सीमा पर है। ठीक है, तो बाण सागर परियोजना अगर आपसे पूछ ले किस नदी पर है, सोन नदी के ऊपर, और आपसे ये पूछ ले कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो जनरली हम बोलते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जबकि बिहार में भी तो नदी बह रही है सोन, उसका भी अधिकार है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आया तो लॉजिक लगाना को नदी कहाँ कहाँ बह रही है, वो सबका अधिकार होगा। जैसे आपने सरदार परियोजना सुनी होगी नर्मदा नदी के ऊपर, बना तो गुजरात में, तो इसका मतलब ये नहीं सारा पानी गुजरात ले लेगा और कहेगा नहीं हमें किसी को नहीं दूंगा। सारे राज्यों के, मध्य प्रदेश को भी उसकी बिजली मिलेगी, महाराष्ट्र को भी मिलेगी, गुजरात को मिलेगी और राजस्थान को मिलेगी, ऐसा होता है। तो लॉजिक समझ में आया जब कोई परियोजना किसकी सहायक नदी होती, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था बेतवा नदी की संयुक्त परियोजनाएं पड़ी थी, तो जितनी भी आएगी तो कौन आ जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मतलब उत्तर प्रदेश। लॉजिक समझ में आ जाएगा, ऐसे याद करना। याद रहेगा सोन नदी आपको। सोन नदी के ऊपर जलप्रपात नहीं है, बस ये की परियोजना याद करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको? फिर देखो यहाँ पे कौन सी नदी है, नर्मदा, माँ नर्मदा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा। और मैं अगर आपको नर्मदा पढ़ाने बैठ गया तो हो सकता है 2-3-4 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा इसके लिए, इतना ज्यादा है। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे बह रही है, इसको पढ़ाने में एक लेक्चर चाहिए। फिर नर्मदा के ऊपर जलप्रपात ही कम से कम 10-15 जलप्रपात है, तो सारे जलप्रपात को पढ़ने में लग जाएगा एक लेक्चर। फिर नर्मदा के ऊपर कम से कम 10 से 15, नर्मदा के ऊपर ही 29 नदी घाटी परियोजना बड़ी, छोटी 135 है, और छोटी छोटी और तो 3000 है। बताओ इतनी शादी क्या है यहाँ पर, बांध। इसीलिए तो इसको मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, मजाक थोड़ी है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रश्न नर्मदा नदी से आ रहा है। बात समझ गई, लॉजिक समझ में आएगा, कोई दिक्कत को समस्या? तो नर्मदा नदी को हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से। कहाँ पे जाके बह रही है, तो यहाँ पे देखो इधर साइड मिलेगा आपको अरब सागर, तो या तो अरब सागर दे दे, और अरब सागर भी ना दे तो ये क्या है हमारा प्यारा भारत, और इसी भारत के अंदर ये अरब सागर है, और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो कहाँ पे जाके मिल रही है, खंबात की खाड़ी। बात समझ में आ गई, लॉजिक याद रहेगा। फिर इसके जस्ट नीचे देखो यहाँ से निकल रही है ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकल रही है, ताप्ती नदी, और ये भी नर्मदा के साथ साथ ही बह रही है। ठीक है, ये ताप्ती नदी निकलती है बैतूल, बैतूल में एक जगह मतलब पहाड़ी है जिसको क्या बोलते हैं, मुल्ताई की पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी के अंदर है मुल्ताई। ठीक है, कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। ये भी किधर बह रही है, नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में। कहाँ पे जाके मिलेगी, तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या? फिर एक और बड़ी नदी आपको याद करना है यहाँ पर, बेन गंगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। बेन गंगा नदी वैसे निकलती है शिवनी, शिवनी में भी एक जगह है पारस ढाब पठार, वहां से निकलती बेन गंगा नदी। और कहाँ पे जाके मिलेगा कि ये गोदावरी नदी के अंदर। ठीक है, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या? बड़े आगे, मुझे लगा है आपको, उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, तो बाकी सारे इफेक्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखो किसी भी नदी की सहायक नदियां कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदी है, कितना पढ़ोगे आप? तो वो सिर्फ इतना सा पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, बस। वो कौन सी नदी कहाँ से निकल रही इतना ज्यादा अंदर नहीं पूछता है। और आपको पढ़ना है तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र पढ़ने के लिए पढ़ो, याद करो कहाँ पे निकल रही, कितनी लंबाई है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बस आपको इतना से याद करना है कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होती है, हम पढ़ते, जैसे हमने शिप्रा पढ़ लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नर्मदा की सहायक नदी है तवा, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत को समस्या? ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो ये नदियां लिखी है यहाँ पर, और एक साइड आपको सिंपल सा एक चार्ट दे दिया मैंने बना के कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके मिल रही है। ठीक है, अब सुनना बात। एक बात याद रखना आपको, ये दिखे आपको ऐसा, अब देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, पहले मैं 2-3 नाम बता रहा हूँ आपको, वो नाम याद करना आप। ये दिख गया आपको, ये सारी नदियां है, देखो कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके मिल रही है, सारी चीज देख लो क्या आप? ठीक है, कोई दिक्कत को समस्या? देखो सब चीज लिखी है यहाँ पर, सारी चीज दिख गया आपको। अब देखो ये नाम जो आप बोल रहे थे कि किसको हम क्या बोलेंगे, देखो एक जगह लिख दिया है मैंने, किसको किसकी गंगा कहते हैं हम। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे याद करना आप। ठीक है, तो इधर देखो आप, 4-5 नाम है, बड़ा सिंपल सा है। आप पहले तो किसको किसकी गंगा कहते हैं ये याद करो। तो सुना बात। सबसे पहले लेंगे हम बेतवा। ठीक है, ये बेतवा रही, तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं हम, गंगा। सिंपल सा आ जाए, मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं, तो
बेतवा। अगर बोलते प्रदूषण के आधार पर किसको बोलते तो बेतवा, ठीक है। पर पवित्रता के आधार पर बोल दे तो फिर नर्मदा। पवित्रता से जोड़ देना आप तो नर्मदा, मां नर्मदा नदी को, बस दस याद है। फिर दूसरा इंपोर्टेंस देखो इसको, एक तो मध्य प्रदेश तो पूरा बोल दिया मैंने, ये क्षेत्र भी तो देखो ये कौन सा क्षेत्र में बह रही है ये, इसलिए इसको बुंदेलखंड की क्या बोलते हैं हम, गंगा, या बुंदेलखंड की इसको क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। एक नाम याद आ गया, समझ में आ गई बात आपको। फिर देखो ये जो बेतवा नदी है, एक और याद करना, इसको शिव की पुत्री भी कहते हैं, शिव पुत्री बेतवा, ये नाम याद करना। आप क्या बोलते हैं उनको, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, किसको क्या बोलते हैं, किसी को शिव की बहन बोलते हैं, किसी को शिव, अरे रुक तो जाओ, ठीक है याद रहेगा, शिव की पुत्री। फिर देखो एक और बात सुनना, यहाँ पे कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा। नर्मदा को हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, नर्मदा को ही हम गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। पर हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे फिर से, बात याद रहेगी। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा। अब नर्मदा नदी के और बहुत सारे नाम है। नर्मदा नदी को हम गिवर ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं, खुशी की नदी, सुखप्रदायी नदी, ठीक है। अब नर्मदा नदी के बहुत सारे नाम है, वो नाम बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और नर्मदा नदी को भी शिव की पुत्री कहते हैं, बात याद है समझ में, तो शिव पुत्री भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मां नर्मदा नदी का उद्गम भगवान शिव जी से मानते हैं, ऐसी कहानी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। फिर यहाँ पे कौन सी नदी निकल रही है, चंबल, किस कौन सा हिस्सा है ये, पश्चिम, इसलिए चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की क्या बोल रहा हूं मैं, गंगा या जीवन रेखा, बात समझ आ गई। पर देखो ये क्या है, यहां से कौन निकल रही है, शिप्रा, तो मालवा की गंगा, मालवा की जीवन रेखा, और शिप्रा को ही बोलता हूँ शिव की बहन, बात समझ आ गई, शिव की बहन, बात याद रहेगी। फिर देखो इधर ही यहाँ पर आपको दिखेगा धार, और धार के अंदर ही तहसील है सरदारपुर, और उसके अंदर भी गांव है मिंडा गांव, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है माही, क्या नाम है, माही, और ये भी किधर बह रही है, पश्चिम की तरफ। और देखो ऐसा बनाया, मतलब यहीं से कर्क रेखा निकल रही है, कर्क रेखा को दो बार काट रही है। और माही को हम बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर ही तो देते हैं, देखो भील जनजाति और आदिवासी क्षेत्र है कि नहीं, तो आदिवासी गंगा माही, बात याद रहेगा, कौन है आदि, बात याद रहेगा। और एक और चीज याद करना है इसको, क्या मैडम, हाँ ठीक है, अरे सब मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका बाहर जाएगा। फिर माही नदी को ही हम पृथ्वी की पुत्री कहते हैं, अभी सबको शिव की बहन शिव की पुत्री कह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, माही को, बात याद रहेगा। अब पृथ्वी की जगह धरती आ जाए तो गलत करके मत आ जाना, हाँ नहीं तो बोले तो आपने तो पृथ्वी लिखा है, ठीक है, पृथ्वी की पुत्री, ठीक है, बात याद रहेगा, माही महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो महेंद्र सिंह धोनी धरती पे ही, ऐसे याद कर लेना, बात याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत को समझे, लॉजिक याद रहेगा। फिर यहाँ पर देखो एक और नदी जिसका नाम है ताप्ती, अब देखो नाम में छुपा है ताप्ती, मतलब तप्त, तप्त मतलब होता गर्म, इसीलिए इसको मतलब परोशनी नदी भी बोलते हैं, सूर्य सुता, परोशनी मतलब गर्म, इसलिए इसको ताप्ती नदी को हम सूर्य की पुत्री कहते हैं, गर्मी से याद कर लेना आप, तो याद रहेगा। सूर्य की पुत्री कौन है, लॉजिक याद रहेगा, सूर्य मतलब गर्म, गर्म मतलब ताप्ती, बस हो गया नाम याद कर लो, फोटो खींच लो। क्या, अब देखो इसलिए तो नहीं लिखा है ताकि हम खुद थोड़ा विजुअलाइजेशन करें, क्योंकि देखो जितनी चीज ब्लैंक रहेगी ना उतना अच्छा है, बार बार प्रैक्टिस करो ना मैप पे, ऐसे देखो ना एक दो बार तो चलो सब दिखे, ठीक है। ये सारी नदियां मैंने लिखी है, कौन सी नदी कहाँ पर क्या बह रही है। एक और चीज याद करना, मैं नर्मदा नदी का आपको बता देता हूँ, नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक, अनूपपुर और मैकाल हिल्स। अब देखो एक और चीज मैं थोड़ा सा बताना भूल गया आपको, वैसे मैं बता चुका था 2-3 बार। देखो यहीं पे आपको एक चीज याद करना है, लॉजिक बता रहा हूँ बस आपको, कि जितनी भी उत्तर की तरफ जो नदियां बह रही ना, अगर कुछ भी ना ऑप्शन में और बोले कहाँ से निकल रही है, तो विंध्याचल, देखो निकल रही है ना, विंध्याचल ही तो है इधर। ऐसा एक बार प्रश्न आया था कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती, सतपुड़ा, विंध्याचल, एक और दिया था और एक और ऑप्शन दिया था, उत्तर की तरफ जा रही है, हाँ उत्तर की तरफ जा रही है बेतवा, और किसी ने लगा दिया सतपुड़ा, बताओ कैसे सतपुड़ा आएगा, बताओ, बीच में तो नर्मदा, इधर है सतपुड़ा, क्या सतपुड़ा खुद को जा रही है क्या, वो सोचो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ,
बात समझ में आ गई। विंध्याचल से निकलती है, जितनी भी उत्तर की तरफ बह रही सब कहीं ना कहीं किधर से निकल रही है, विंध्याचल। बात समझ में आ गई। बाकी नीचे नहीं कौन है, नर्मदा, नीचे कौन है, सतपुड़ा। अब नर्मदा की जो भी सहायक मिलेगी वो कहीं ना कहीं सतपुड़ा की सतपुड़ा से निकलने वाली नदियां मिलेगी आपको। ये इसलिए बताया है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, हम बता नहीं पाते किस पर्वत श्रेणी से वो निकल रही है। ठीक है, कहाँ पे भी जाके मिल रही है, खंभात की खाड़ी गुजरात। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 13-12। नर्मदा की याद करना बड़ा आसान है, 13 के बाद 13 के पीछे 12। अब आपसे ये पूछ लेगा मध्य प्रदेश में बताओ आप, तो मध्य प्रदेश में 1077 कितना है, 1077 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। और इसकी ये सब सहायक नदी। देखो जानवरों के जितने भी नाम है सब याद कर लेना, शेर है, हिरण है ना, हथनी है, ऊंटी है। बात समझ आ गई। और दूधी है, शक्कर है, चाय सब बना लेना। बात समझ आ गई। ऐसे जब भी नाम मिले ना आपको तो बना देना। क्योंकि 41 सहायक नदियां हैं, छोटी मोटी भी नहीं है। बात समझ आ गई। तो याद रहेगा, एक तो जानवरों के नाम ऊँटनी, अथनी, शेरनी, है ना, बंदरनी, जो भी याद रहे। फिर क्या याद करना है, शक्कर, दूध, दही मत बना देना, बस चाय बना रहे इसलिए। बात याद रहेगा, ठीक है। अब देखो ये सबसे बड़ी नदी, सिंपल सा क्रम याद करना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, नर्मदा। दूसरे नंबर पे कौन है, चंबल के बाद कौन है, सोन के बाद कौन है, ताप्ती के बाद कौन है, बेतवा। इसलिए मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी बेतवा, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की क्या बोल रहे हैं, गंगा। और भी बहुत सारे कारण है, ठीक है। ये सब बता दिया मैंने आपको। आप देखो मेरा इतना सा कहना है बस आपका कि याद करके कोई मतलब नहीं है आपसे, ना किसी का पूछेगा, ना कभी आएगा, और आ भी जाएगा तब बना नहीं पाओगे, ठीक है। बस खाली आपका नर्मदा का याद करना है, बाकी इनकी सहायक नदी एक एक बार आप देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत को समस्या यहाँ पर, ये सब चीज लिखी है यहाँ पर। अब देखो जो चीज मैंने नहीं बताई वो बता देता हूँ मैं। जैसे माही, माही नदी कहाँ से निकल रही है, धार जिले की तहसील है सरदारपुर। क्या है, सरदारपुर में भी एक जगह है कौन, मिंडा। तो देखो मैंने एक दिन बताया था आपको, धार, धार में ही छुपा है सरदार, बस इतना सा याद कर लेना। बात समझ आ गई, सरदार की धार, बस याद रहेगा आपको। फिर देखो ये भी खंभात की खाड़ी में मिल रही है और इसकी ये सहायक नदी है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बैन गंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है, बैन गंगा। और बैन गंगा कहाँ से निकल रही है, शिवनी में, ठीक है। और शिवनी में एक जगह है मुंडारा गांव, ठीक है, मुंडारा गांव है एक जगह, ठीक है। अब देखो जनरली इसको बोलते हैं मंद धारा, पर वो मुंडारा लिखा है, तो क्या करो, मंद धारा है, कैसी क्या है वो, मंदारा है वो, इसलिए मुंडारा मुंडारा कर दिया, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर कहाँ पे मिल गई है, और इसकी सहायक नदी है। फिर याद रखना वर्धा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर देखो पेंच है, शिप्रा को मैंने बताई दी आपको। तवा याद रखना आप, तवा की कहाँ से निकल रही है, देखो जनरली बोलते हैं महादेव हिल्स, इसी महादेव हिल्स का हिस्सा है चेर कोठारी। हो सकता है कभी ये आ जाए चेर कोठारी, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट है तवा नदी को लेकर। जनरली लिखा तो महादेव हिल्स, पर महादेव हिल्स के अंदर भी आ जाए चेर कोठारी, तो हाँ चेर कोठारी। और उसमें ये कहाँ पे पड़ता है, तो छिंदवाड़ा में पड़ता है। और कहाँ पे आके मिलती है, नर्मदापुरम जिले में, नर्मदा नदी में। तो तवा नर्मदा जहाँ पे मिलती है उस संगम को बोलते हैं बांद्रा भान। हाँ, भान जगह का नाम। भांग, भांग क्यों होता है, भान, हाँ, ठीक है, ठीक है। याद रहेगा, ये देनवा नदी देखो उसकी सहायक नदी है। जब हमने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था देनवा नदी, और देनवा तवा के संगम पे तो बना था तवा जलाशय, उसी को तो हमने मध्य प्रदेश का 5वां मतलब रामसर साइट घोषित करा, ठीक है। ये टोन से तमसा है, ठीक है, ये याद कर लोगे आप, बड़े आगे, ठीक है। फिर देखो ये सारे नाम मैंने बता दिए किसको हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये बेनगंगा को याद कर लेना, इसको शिवनी की जीवन रेखा कहते हैं हम। बेनगंगा, बेनगंगा जो कहना, क्योंकि बा वा एक ही बना लेते हैं, ठीक है। हाँ बेनगंगा, बेनगंगा, बेना, बेना, दीदी सब बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है। अब सुनो बात, ये मध्य प्रदेश की कुछ नदियां है, और जनरली कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा गया है पीपीएससी में कि इसका प्राचीन नाम बताओ। ये सब प्राचीन नाम है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। बात याद रहेगी। तो देखो चंबल को ही हम क्या बोलते हैं, चरमावती। ऐसा प्रश्न आया है एमपीपीएससी में कि चंबल का प्राचीन नाम बताओ, चरमावती। या किस नदी का नाम चरमावती है, तो चार से बड़ा आसान है, देखो चंबल, चरमावती। फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, कामधेनु। चप्पल पहन के ही तो काम करेंगे हम, ठीक है। बात समझ आ गई। धर्मावती और रति देव की कीर्ति। नित्य भाई का मतलब होता है हमेशा बहने वाले। तो ये सब नाम किसके हैं, चंबल के।
अब बेतवा को क्या बोल रहा हूं मैं, बेत्रवती। नाम में बड़ा सिंपल है बेत्रवती। बाकी देखो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने के कारण इसको क्या बोलते हैं, विंध्यावती। और यही प्रश्न पूछा था कि बेतवा नदी कहां से निकल रही है। फिर इसी का एक और नाम है सत्यधारा, कहां पे बोलते हैं इसको, ओरछा में। ठीक है। फिर देखो शिप्रा, क्या बोल रहे हैं हम इनको, शिव की बहन। अब देखो एक चीज और याद करना, शिप्रा नदी के तट पे ही महाकालेश्वर मंदिर। और हम महाकाल जाते क्यों हैं, जितने भी पाप करे ना हमने वो धोने जाते हैं हम। तो पाप हरणी, ज्वर हरणी, ये सब क्या है हमारे पाप ही तो है। ज्वर मतलब बुखार, तो मोक्षदायिनी सब यहाँ मिल जाएंगे। तो लॉजिक लगाना सिखा रहा हूँ, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए जिसमें लगे हमारे पापों का कुछ होने वाला है यहाँ पर, समझ जाना, माँ नर्मदा शिप्रा। तो पाप हरिणी, ज्वर हरिणी, मोक्षदायिनी, पूर्ण सलीला, अवंती। आपसे ही पूछेगा कि शिप्रा का प्राचीन नाम अवंती, क्योंकि यहीं पर थी अवंती महाजनपद। बाजा, कनक, श्रृंगा आदि, ये सब उज्जैन के नाम भी है। ठीक है। फिर देखो केन, अब देखो केन में छुपा है कर्णवती, ये पढ़ा अभी हमने थोड़ी देर, और इसी से तो पढ़ा था पांडव। कर्ण जो था बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, वो ठीक नहीं थे, सोने का कवच कुंडल था कि नहीं था। और एक और खास बात करना कि केन नदी को ही मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। हाँ, तो अब ऐसे याद करना, केन है, केन मतलब कर्ण है, और सुनो उनके शरीर पे कैसा है, सोने का कवच। तो सीधी सी बात है, सुंदर तो लगेंगी। महिलाएं थोड़ा सा हार क्या पहन लेती उसमें सुंदर लगने लगती है, तो फिर भी पूरा कवच ही है, ऐसे याद लेना। बात याद रहेगी, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, सब मजाक की बातें हैं। केन से कर्ण, कर्ण से कर्णवती, और कर्ण बहुत ज्यादा ताकतवर थे, पता है। ठीक है, अर्जुन अर्जुन कुछ नहीं था, हाँ कुछ नहीं था उनके सामने। तो शक्तिमती, शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, और कवच कुंडल था इसलिए सुंदर, ऐसे याद कर ले। ठीक है, ये बाकी सब नदियों के प्राचीन नाम है। अब देखो सोन नदी के देखो नाम है, स्वर्ण, सोनपालिका, सुभागदी, सोनभद्र, सोवा। सबसे इंपॉर्टेंट है सोवा। एक भूगोलवेत्ता थे टोलमी, कौन थे, तो टोलमी ने सोन नदी को क्या कहा है, तो सोवा। ठीक है, तो देखो सोने के दो मतलब होते हैं, सोना, सोवा। ठीक है, बात याद रहेगी। और सोने को तो हिरण्य वाहक भी बोलते हैं हम। ठीक है बात। फिर देखो नर्मदा नदी को एक और नाम क्या है इसका, रेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा गया है कि नर्मदा नदी को ग्रंथों के अंदर कहा कहा गया है, रेवा। ठीक है, रेवा वाला क्षेत्र का है। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकाल पर्वत श्रेणी से निकले इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मेकाल सूता। ठीक है, फिर देखो इसको बोलते हैं सामो देवी, सोम प्रभा, कुंवारी, कावेरी, साखीरी, नाम दासो। ये जरूर याद करना, नर्मदा को ही टोलमी भूगोलवेत्ता ने क्या नाम दिया है, नाम दासो। ठीक है, ये नाम पूछ लेते हो। रेवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेकाल सूता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नाम दासो, ये तीन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ताप्ती को क्या बोल रहा हूँ मैं, सूर्य की तप्त से याद करना। देखो नाम में छुपा है, देखो पयोष्णी, पयोष्णी मतलब गर्म जल वाली, या सूर्यसुता। ठीक है, अब देखो बेन गंगा को हमने क्या बोला था, शिवनी की गंगा, ये शिवनी। तो देखो बेन को बेना, दीदी, बेवा, वेन्या, वेणी, जितना बन सके बनाओ। माही, माही को ही क्या बोलते हैं, महती, और इसी को क्या बोलते हैं, आदिवासी गंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी होती नदी खत्म। एक लेक्चर के अंदर हम आपको जलप्रपात पढ़ा देंगे, किस नदी पे कौन सा जलप्रपात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लेक्चर में हम क्या पढ़ा देंगे कि मध्य प्रदेश की किस नदी पे कौन सा जल मतलब जल विद्युत परियोजना। इतने में आपका नदी कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बस ये शॉर्ट शॉर्ट पढ़ोगे ना आपका काम मिल जाएगा। सर आप इसके नोट्स कर दीजिएगा, अभी क्योंकि जब इसीलिए ना आप जो पढ़ाते